प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग यहाँ पेरिस शांति संधि 1919 के दूरगामी परिणामों पर विचार करेंगे। पेरिस शांति संधि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो 4 वर्ष तक चला, जिसमें लगभग सारी दुनिया शामिल हुई। लेकिन इस महायुद्ध के इन 4 वर्षों की विभीषिका में लाखों लोगं की जान गई, लाखों लोग विकलांग हुए, लाखों परिवार टूट गए और सैकड़ों नगर ध्वस्त हो गए थे। ऐसे में जब लोगों के सामने एक शांति के मसीहा के रूप में अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने एक 14 सिद्धांत का प्रतिपादन किया, लोगों ने ये समझा कि शायद यहाँ शांति की एक किरण थी और इसी की तलाश में दुनिया के तमाम नेता पेरिस में इकट्ठे हुए। यहाँ पर लगभग 32 देशों के प्रतिनिधि इकट्ठे हुए थे और मुख्य रूप से इन में 3 लोगों का नाम लिया जाता है, अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन का और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज का और फ्रांस के नेता क्लीमेंशो का। लेकिन इसके बावजूद लगभग देखा जाए तो इस विश्व युद्ध में सारी दुनिया किसी न किसी तरह से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल हुई थी। इसलिए तमाम देशों के प्रतिनिधियों को वहाँ बुलाया गया था और इसमें रूस को अलग थलग रखा गया था। ये एक बड़ी अजीब बात थी। यहाँ पर अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जापान, यहाँ तक कि भारत के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। कुछ जो बहुत ही ताकतवर नेता थे जिनके नाते ही ये संधि गिनी जाती है, बाकी तो उसमें शामिल हुए। तो अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, जो पहले कभी इतिहास के प्रोफेसर रहे थे, उन्होंने एक 14 सिद्धांत दिए थे और उन्हें तटस्थ नैतिकता और बुद्धिमत्ता का वाहक भी कहा जाता था। विल्सन को यूरोप की राजनीति में तो कोई रुचि नहीं थी, लेकिन वो राष्ट्रवादी प्रकृति के थे और वो जर्मनी से बुरी तरह से बदला लेने के पक्ष में नहीं थे। इसमें उनकी मंशा ये थी कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की जाए। वे चाहते थे कि एक राष्ट्र संघ जैसी संस्था बने और इस आदर्श को लेकर के उन्होंने जो है वहाँ पर जब वो पेरिस पहुँचे तो एक रोमन विजेता की तरह उनका स्वागत किया गया। लॉर्ड जॉर्ज ने, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि ये सर्वोत्कृष्ट सम्मान या आस्था और भक्ति समर्पित की गई थी उन्हें। और 2 बातों पर इसमें जोर दिया गया था यहाँ की संधि में कि प्रजातंत्र और आत्मनिर्णय का सिद्धांत लागू किया जाए। उनके लॉर्ड जॉर्ज के बारे में अगर बात करें तो उन्होंने जो है वो युद्ध काल में बड़ी योग्यता दिखाई थी, उससे उनका सम्मान बढ़ा था और उनके देश में जर्मनी से क्षतिपूर्ति की एक मांग सड़कों पर थी। पूरे ब्रिटेन में ये नारा लगाया जाता था कि काइज़र को फांसी दो और शीलिंग के बदले शीलिंग लेंगे। और वहाँ के लोग जो है, राष्ट्रीय जनमत उनका जो था वो उनके पक्ष में था। इंग्लैंड का व्यावसायिक हित तो जर्मनी के समृद्ध होने पर था, लेकिन इसमें जिन्होंने बड़ी कुशलता से क्लीमेंशो
और विल्सन की नीति को संतुलन बनाए रखा, उसमें जॉर्ज को ही कहा जाएगा। प्रसिद्ध इतिहासकार फिशर ने कहा था कि पेरिस में सबसे अधिक लाभ अगर किसी को हुआ तो वो लॉर्ड जॉर्ज को हुआ। अगर गिना जाए तो जो फ्रांस का एक तरह से बहुत आक्रामक नेता था, फ्रांसीसी राजनीति में उसे एक शेर की तरह से, या कार्डिनल रिशलू, कार्डिनल मेज़ारे या लुई फोर्टीन्थ के या दांतों की तरह समकक्ष माना जाता था। उसे तीन चीज़ों से बड़ा लगाव था, फ्रांस, स्वतंत्रता और विज्ञान से। जो उसने जर्मनी को एकदम पंगु बनाने की योजना पर सोचा था, और उसकी पहली सफलता ये थी कि सम्मेलन पेरिस में बुलाया गया था। उसने अपने प्रचार तंत्र को लगा दिया था कि तमाम नेताओं को प्रभावित करे। उसने विल्सन तक को झुकने के लिए मजबूर कर दिया था, और वो इतना उसका आक्रामक रूप जो है वो बड़ा दूरगामी लाभ नहीं दे सका। इटली का प्रधानमंत्री ऑरलैंडो भी वहाँ था। उसकी लालसाएं थी कि उसको जो है वो उसने मित्र राष्ट्रों की मदद की है और उसे भी कुछ उसकी मांगे पूरी हो, लेकिन उसे महत्व वहाँ नहीं मिला, तो वो बड़े बेमन से लौट गया। जापान का भी प्रतिनिधि था जो एशिया में अपनी प्रभुता को स्वीकार करवाना चाहता था, लेकिन उसे भी निराश होना पड़ा। और इसके अलावा वहाँ पर पोलैंड के राष्ट्रवादी आंदोलन का भी एक प्रतिनिधि था, पिलसुत्स्की। एशिया और अफ्रीका के नेता भी वहाँ थे, यहाँ तक कि भारत जैसे उपनिवेश का भी वहाँ पर प्रतिनिधित्व था। वुड्रो विल्सन ने जो 14 सिद्धांत रखे थे, जिसके आधार पर इस पेरिस की संधि की परिकल्पना की गई, वो ये था कि पहले लोग गुप्त संधियां करते थे, तो उसने कहा कि अब खुली वार्ता के आधार पर संधियां सबके सामने ज्ञात हों। दूसरा, उसने कहा कि सामुद्रिक सीमाएं देश के बाहर जो है वो सभी के लिए उसमें समान अधिकार हो, और आर्थिक व्यवधानों को का अंत करके और व्यवसाय के लिए एक बराबर की परिस्थितियों की जो है वो शुरुआत की जाए। उसने कहा कि सभी देशों का निरस्त्रीकरण किया जाए। उपनिवेशों के भविष्य के बारे में उसने कहा कि जनता के हितों के आधार पर निष्पक्ष निर्धारण हो। रूस की जमीन पर कब्जे को खत्म करके राष्ट्रीय नीति की स्वतंत्रता की उसने बात कही। बेल्जियम के संप्रभुता की पुनर्स्थापना की बात कही। अल्सास और लोरेन के जो स्थल थे वो फ्रांस को वापसी के लिए उसने कहा। इटली की सीमाओं के पुनर्निर्धारण जो है वो राष्ट्रीयता के आधार पर हो। उसने कहा था कि ऑस्ट्रिया और हंगरी का स्वतंत्र रूप से विकास हो। रोमानिया, सर्बिया, मोंटेनिग्रो की स्वतंत्रता और सर्बिया की सीमाएं एड्रियाटिक सी तक फैले। उसका ये भी सिद्धांत था कि टर्की की संप्रभुता की स्थापना हो और वहाँ की राष्ट्रीयताओं का स्वतंत्र विकास हो। दार्दानेल के जल डमरू मध्य तक दूसरे देशों के जहाज़ों को भी जो है वो यातायात की सुविधा मिले। पोल जनजाति के लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पोलैंड की का निर्माण हो, उसे एक बंदरगाह दिया जाए। वहाँ की राजनीतिक, आर्थिक और क्षेत्रीय स्वतंत्रता भी कायम की जाए, और अंततः उसका जो मुख्य उद्देश्य था कि एक लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की जाए, राष्ट्र संघ की स्थापना की जाए। बच्चों, व्यावहारिक स्तर पर इसमें बहुत से परिवर्तन हुए। इतिहासकार लैंगसम ने लिखा है कि उसके सिद्धांतों में से 5 को लागू किया गया, 4 को मित्र राष्ट्रों के लिए
बदला गया और 5 को एकदम छोड़ दिया गया, इग्नोर कर दिया गया। और इस संधि के अनुसार 58 आयोगों का गठन किया गया जो भविष्य में तमाम बातों पर अपनी रिपोर्ट तैयार करती, और इसमें अलग अलग अनौपचारिक वार्ताएं होती। लेकिन कुछ ही घंटों का समय जर्मनी को दिया गया और लॉर्ड जॉर्ज ने उसे धमकाया भी, क्योंकि वहाँ पर जर्मनी में इनकी सेनाएं पड़ी हुई थीं और वो कुछ भी कर सकती थी। अगर जर्मन प्रतिनिधि जानते थे कि अगर वो उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया तो सीधे कहा था लॉर्ड जॉर्ज ने कि जेंटलमैन, यू मस्ट साइन, इफ यू डू नॉट डू सो इन वर्साइले यू शैल डू सो इन बर्लिन। अगर देखा जाए तो इन कुल 5 संधियां हुई जो पेरिस के विभिन्न राजमहलों में की गई, जिनके नाम से उन्हें जाना जाता है, जहां पर उस पर ये विभिन्न देशों ने दस्तखत किए थे। सबसे पहले बात करते हैं सेव्र की संधि की, जो टर्की के साथ की गई, और उसमें टर्की के साम्राज्य को उससे छीन लिया गया। टर्की एशिया माइनर और कॉन्स्टेंटिनोपल तक उसे सीमित कर दिया गया। मैंडेट सिस्टम लागू किया गया। पैलेस्टाइन, ट्रांस जॉर्डेनिया और मेसोपोटामिया इंग्लैंड को और सीरिया फ्रांस को सुपुर्द कर दिए गए कि वो अभी स्वतंत्र होने लायक नहीं है। इसी बीच वहाँ पर मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने जो है वो एक गणतंत्र की स्थापना कर ली थी और उसने इस संधि को अस्वीकार कर दिया था। लेकिन 4 साल बाद लोसान की एक दूसरी संधि हुई जहां टर्की को दोबारा प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। दूसरी संधि थी नाई की संधि जो बल्गारिया से की गई। बल्गारिया से दोब्रूजा प्रांत लेकर रोमानिया को दे दिया गया। एजियन सी तक बल्गारिया से ले लिया गया और उसको मात्र 20,000 फौज रखने की इजाज़त दी गई, और इसमें सबसे ज़्यादा क्षति बल्गारिया को ही। वो एक बहुत ही मामूली देश बनकर रह गया। त्रियानों की संधि हंगरी के साथ की गई। ऑस्ट्रिया से उसे अलग एक गणतंत्र बना दिया गया। उसकी सीमाएं भी छोटी कर दी गईं। रोमानिया को ट्रांसिल्वानिया देना पड़ा। एक हिस्सा, एक देश ज़ेकोस्लाविया को देना पड़ा, और हंगरी को मात्र 35,000 फौज रखने की इजाज़त दी गई। वो एक समुद्र तट से दूर हो गया, जिसका बहुत बड़ा असर, बुरा असर उस पर पड़ा। और हंगरी की जो मग्यार जाति थी, जो अपने को बड़े ही गौरवशाली जाति मानती थी, उसकी गरिमा समाप्त हो गई। स्लोवाकिया, ट्रांसिल्वानिया, क्रोशिया जैसी जो मग्यार जाति की जगहें थीं, इन्हें कई गणतंत्रों में बांट दिया गया और इससे हंगरी को बहुत ही हताशा हुई। सें जर्मन की संधि ऑस्ट्रिया के साथ की गई। बच्चों, ऑस्ट्रियाई साम्राज्य की जो एक महान परंपरा थी, जो एक गौरवशाली इतिहास था, वो सदा सर्वदा के लिए ख़त्म हो गया। और ऑस्ट्रिया हमेशा के लिए एक बहुत मामूली सा उपेक्षित छोटा सा देश, जिसकी कोई समुद्रिक सीमा न हो, वो बन करके रह गया। और वो कभी भी जर्मनी से नहीं मिल सकता था, और उसकी बड़ी जनसंख्या से उसे हाथ धोना पड़ा। सिर्फ 30,000 फौज वो रख सकता था, और नौसेना उसे, वायुसेना उसे नहीं रखने की इजाज़त थी। ये वही ऑस्ट्रिया था जो कभी शार्लमेन के समय द होली रोमन एम्पायर के नाम से जाना गया। उसका राजवंश, उसकी सेना, उसका साम्राज्य, सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया।
मेरे बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण संधि वेरसाइये की संधि थी, जो जर्मनी के साथ की गई। और उसी जगह, जिसे हॉल ऑफ मिरर्स कहते हैं, वहाँ पर जहाँ पर कभी बिस्मार्क ने फ्रांस को बेइज्जत किया था, उस जगह 1919 में जर्मन को बुरी तरह से बेइज्जत किया गया। पहले से तैयार किए गए एक संधि पत्र पर उसे दस्तखत करने के लिए मजबूर कर दिया गया। जब जर्मन प्रतिनिधिमंडल जा रहा था तो रास्ते में खड़ी भीड़ ने उनको बहुत ही उनका व्यंग किया, मजाक किया, ललकारा, और उन लोगों ने बहुत ही कपकपाते हाथों से उस पर दस्तखत किया था। इस संधि के अनुसार यूरोप का नक्शा ही बदल गया। अल्सास और लोरेन तो फ्रांस को वापस मिल ही गए, पश्चिम का एक छोटा सा हिस्सा बेल्जियम को भी देना पड़ा। सार घाटी, जो बहुत ही खनिज संपदा के लिए थी, 15 सालों के लिए फ्रांस को मिल गई। श्लेस्विग का जो उत्तरी भाग था वो डेनमार्क को वापस करना पड़ा, और जर्मन उपनिवेश सारे ख़त्म कर दिए गए। मैंडेट सिस्टम के अनुसार उसे प्रबंध के लिए बंदरबाट कर लिया लोगों ने, और पश्चिमी अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका को भी दे दिया गया। जो यूरोप की सबसे बड़ी सेना थी कभी जर्मनी की, उसको सिर्फ और सिर्फ 1 लाख फौज तक रखने की इजाज़त मिली। जर्मनी की नेवी को, नौसेना को ख़त्म कर दिया गया, उसकी पनडुब्बियों को डुबा दिया गया, उसके सारे जितने भी नौसैनिक पोर्ट थे उन्हें ख़त्म कर दिया गया, यहाँ तक कि होलिगोलैंड को पूरी तरह से मिटा दिया गया। उसको हवाई सेना भी रखने पर पाबंदी लगा दी गई, और क्षतिपूर्ति के लिए फ्रांस और इंग्लैंड ने युद्ध का पूरा खर्चा पाई पाई उससे वसूलने की बात की, और इसे तय करने के लिए बाद का समय रखा गया। इसमें जो और महत्वपूर्ण वो बिंदु थे, त्रिएस्त, इस्त्रिया, टेंत्रिनो और साउथ टायराइल इटली को दे दिए गए। इटली बहुत असंतुष्ट था। स्वतंत्र पोलैंड बना। रूस के अधिकृत पोलैंड को गैलिशिया, पोजेन और वेस्ट प्रशा को जन्म संग्रह के आधार पर उत्तरी साइलेशिया में शामिल किया गया। पोलैंड को समुद्री तट तक एक गलियारा दिया गया, और डेंजिंग के बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय नगर घोषित किया गया राष्ट्रसंघ के लिए। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया जैसे नए देश बाल्टिक सी के पूर्व में उदित हुए। फिनलैंड को मान्यता दी गई। बोहेमिया, मोराविया और हंगरी के नॉर्दर्न जो क्षेत्र थे उन्हें मिलाकर एक नया मुल्क ज़ेकोस्लाविया बनाया गया। सर्बिया, मोंटेनेग्रो, बोस्निया, हर्जेगोविना, क्रोशिया और डाल्मेशिया को मिलाकर एक बड़ा युगोस्लाविया बनाया गया। बेटे, रोमानिया को भी बढ़ाया गया। हंगरी से ट्रांसिल्वानिया और रूस से बसारेविया और बुकोविना लेकर बल्गेरिया से दोब्रूजा भी मिला। पोलैंड, रोमानिया, ज़ेकोस्लाविया, युगोस्लाविया की राष्ट्रीयताओं के नाते इनका जो है गठन किया गया, और यहाँ पर अल्पमत के लोगों को की सुरक्षा की बात कही गई। विजेताओं ने 1919 में बड़ी चालाकी से हारे हुए देशों का बंदरबाट कर लिया। फ्रांस ने तुर्की से सीरिया, जर्मनी से टोगोलैंड और कैमरून ले लिया। इंग्लैंड ने टर्की से पैलेस्टाइन, ट्रांस जॉर्डेनिया और मेसोपोटामिया, और जर्मनी से टोगोलैंड और कैमरून का एक हिस्सा
और अफ्रीका के किनारे टंगानिका ले लिया। साउथ अफ्रीका को साउथ वेस्ट अफ्रीका, जिसे आज नामीबिया के नाम से जानते हैं, वो मिला। और न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया को दे दिया गया, जो जर्मनी का था। समोआ न्यूजीलैंड को दे दिया गया। नौरू आइलैंड इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने संयुक्त रूप से ले लिया। कैरोलिन आइलैंड्स जापान को मिले। कॉलोनीज में सिर्फ अरब को आज़ादी मिली। उस समय तीन श्रेणियों में, तीन वर्गों में इनको बांटा गया, क्षेत्रफल की और जनसंख्या की और उनके विकास के आधार पर ये श्रेणियां बनाई गई थी कि जो जिनकी व्यवस्था का भार इंग्लैंड और फ्रांस के हाथों में तब तक रहेगा जब तक वो आज़ादी के लायक न हो जाएं, और एक राष्ट्र संघ के अधीन एक आयोग का गठन कर दिया गया। मेरे बच्चों, इसके दूरगामी परिणामों का अगर हम विवेचन करेंगे पेरिस शांति सम्मेलन का, तो इसके अस्थायी होने की तो कोई गारंटी नहीं थी, क्योंकि इसी में इसके विनाश का बीज जो है वो छुपा हुआ था। फ्रांस के मार्शल फ्राश ने 1919 में ही ये कहा था कि ये संधि नहीं, 20 सालों के लिए युद्ध को रोकना है मात्र। और उसके कहने के ठीक 20 साल बाद 1939 में दूसरा महायुद्ध दुनिया में शुरू हुआ। मेरे बच्चों, इसमें जो जर्मनी को कटघरे में इतनी बुरी तरह से खड़ा किया गया, वो जो जिसका जिम्मेदार काइजर विलियम था, उसमें वाइमर गणतंत्र को क्यों रखा गया? जर्मन के राष्ट्र के अंदर उसे दोषी ठहराया गया, और ये एक बड़ी संकुचित दृष्टिकोण था जिसका बहुत भयानक परिणाम हुए। और तुम ये समझो कि ये एक तरफा थोपी हुई संधि थी। इतिहासकार एडवर्ड हैलेट कार ने लिखा भी था कि ऐसा लगता था कि किसी न्यायालय ने किसी गुनहगार के खिलाफ फैसला सुना दिया हो। इस अपमानजनक संधि से उसकी जर्मनी की राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बड़ा धक्का लगा। इतिहासकार लैंगसम ने लिखा है कि जर्मनी को अपना अपराध स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया गया, जैसे उससे बदला लिया जा रहा हो। और वो जर्मनी जो कभी फ्रेडरिक महान का और एक दुनिया का जाना माना देश था, वो बुरी तरह से अंदर से बदले की आग में जलने लगा। जहाँ तक निरस्तीकरण की बात कही गई थी, तो ये उनका एक नाटक था जो अनैतिक था और अव्यावहारिक था। मेरे बच्चों, क्षतिपूर्ति के बोझ तले जर्मनी को दबा देना इतनी बड़ी दूरदर्शिता थी कि इसके लिए आगे इंग्लैंड में विंस्टन चर्चिल तक ने कहा था कि हिस्ट्री विल कैरेक्टराइज ऑल दीज ट्रांजैक्शन एज इनसेन। ये एक उसके औद्योगिक विकास को रोक लगा दिया गया। जर्मनी का जो अर्थतंत्र था वो 10 सालों के लिए एकदम ध्वस्त हो गया। भयानक आर्थिक मंदी वहाँ आई, और आर्थिक मंदी से आप जानते हैं कि फासीवाद का उदय होता है। और यही हुआ कि उसके गर्भ से एक हिटलर जैसा विश्व का प्रसिद्ध दानव पैदा हुआ। इस पेरिस की शांति संधि में जो दोष थे, जो कमियां थीं, सबसे पहले इसे रूस को अलग रखा गया, उसमें शामिल नहीं किया गया, इसलिए कि वहाँ पर क्रांति हो गई थी।
और स्थितियां वहां स्पष्ट नहीं थीं, लेकिन रूस ने दुनिया को एक नई व्यवस्था दी थी। पूर्वी यूरोप में वो हावी था, लेकिन वहाँ पर पूंजीवादी और जो साम्राज्यवादी शक्तियाँ थीं वो इकट्ठा थीं। वो कैसे रूस की क्रांतिकारी विचारों को वहाँ पर आने देती। बच्चों, इस संधि की जो कठोरता थी और इसके जो निरस्तीकरण के सामान्य नियम थे, वो इसके असफलता के आगे बड़े कारण बने। लैंगसम ने लिखा था कि इसकी असफलता का बहुत बड़ा कारण फ्रांस और इंग्लैंड के जो लक्ष्य थे उनमें अंतर था। क्लेमेंशो अक्सर बड़े ही उसमें कहता था, ये व्यंग में कहता था कि ईश्वर ने भी मूसा को 10 ही निर्देश दिए थे, लेकिन विल्सन ने तो 14 निर्देश दे दिए। गुड गॉड हैड ओनली 10। और आप ये समझिए कि लैंगसम ने आगे लिखा है कि विल्सन्स आइडियलिज्म came into sharp conflict with materialism at the conference, and in most cases materialism triumphed. बच्चों, ये संधि की जो वार्ता थी, जो इसके विजेताओं ने निरस्तीकरण की बात कही थी, वो एक तरफा थी और वो स्थायी हो ही नहीं सकती थी। जर्मनी का जो अर्थतंत्र था वो पूरी तरह ध्वस्त हो गया, जिसका असर पाश्चात्य जगत पर भी पड़ा और वहाँ पर बहुत मंदी की मार और बेरोजगारी, और ये हाल हुआ कि ये सिद्धांत जो है वो व्यवहार में और समन्वय में नहीं आ सके। इतिहासकार एडवर्ड हैलेट कार ने लिखा है कि सिद्धांत और व्यवहार में के भेद ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि वर्साइये की जो संधि थी वो एक पक्षपातपूर्ण मसविदा था। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इस संधि की एक उपलब्धि अगर कहें तो वो भी है कि चाहे ये इतिहासकार लैंगसम के अनुसार कि ये चाहे संधि कितनी भी बुरी हो, लेकिन ये संधि तो थी। और इसमें जो एक साथ नए देश पैदा हुए, ज़ेकोस्लाविया, युगोस्लाविया, पोलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये एक बड़ी कामयाबी थी। ज़्यादातर समस्याओं का निराकरण तो इसमें हुआ। जनमत को निर्णय का आधार माना गया और सीमा निर्धारण में बहुमत की इच्छा का भी सम्मान किया गया। राष्ट्रीय हितों की यहाँ पर बड़ी कुशलता से बात की गई और बहुत ही प्रगति विरोधी रुख नहीं अपनाया गया। जो सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जानी चाहिए वो थी लीग ऑफ नेशंस की स्थापना, राष्ट्र संघ का बनना, जिसे आगे चल कर के लेनिन ने कहा था, रूस के क्रांतिकारी व्लादिमीर लेनिन ने, कि ये पूंजीवादी षड्यंत्रों का एक केंद्र बना। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तनाव को दूर करने में इस राष्ट्र संघ की स्थापना और राजनीतिक के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक मामलों में भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करने की बात निश्चित तौर पर एक उपलब्धि थी। लीग ऑफ नेशंस के उद्घाटन पर फ्रेंच प्रेसिडेंट पुएंकारे ने कहा था कि आपके हाथों में दुनिया का मुस्तकबिल है। मेरे बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इसी लीग ऑफ नेशंस के गर्भ से आगे चलकर पैदा हुई। हम अगर सार रूप में बात करें तो जनमत की भावना और राजनेताओं के दबाव का जो है वो राजनेताओं पर उनके कार्यक्षेत्र के दबाव थे,
H.A.L. फिशर जैसे इतिहासकार ने लिखा है कि युद्ध ने हर किसी को हर कहीं आंदोलित कर दिया था और हर लालसा को जगा दिया था, हर दावे को उत्साहित किया था और सभी की सोच जो है वो जागृत हो गई थी, सभी की भूख उसने बढ़ा दी थी। युद्ध से थके हुए जो नेता थे वो अपने राष्ट्रों के जनमत का ध्यान रख करके और उसके लिए समस्याओं के समाधान के ढूंढ रहे थे। इस संधि की या जो और 5 संधियां हुई उनकी अगर हम समालोचना करेंगे तो बच्चों, पेरिस में जो शांति स्थापित ही नहीं हो सकी, यूरोप के पुनर्निर्माण का कोई खाका नहीं बना। द वार टू एंड वार हैज़ एंडेड, नाउ बिगिनिंग द पीस टू एंड पीस। ये बाद में कहा गया कि अब शांति को समाप्त करने वाली शांति शुरू हो रही है। युद्ध समाप्त करने वाला युद्ध तो खत्म हो गया। शांति व्यवस्था तो लागू हो गई और इस शांति व्यवस्था को बहुत जल्दी भंग होना तय था, क्योंकि ठीक 3 साल बाद इटली में बेनिटो मुसोलिनी का और 13 साल बाद जर्मनी में फांसीवाद और नाजीवाद के उस हत्यारे एडोल्फ हिटलर का जन्म ही इस बात का वो प्रमाण है कि कैसे नफरत ने एक राक्षस को पैदा किया। पेरिस के लोगों ने वियना की 1815 की संधि से सबक नहीं लिया था, क्योंकि यहाँ जो संधि हुई वो वियना कांग्रेस के समय जो पुरातन व्यवस्था थी उसके पोषकों की जीत थी। पेरिस की संधि पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के जो व्यवस्था के पोषक थे उनकी जीत थी। मेरे बच्चों, हम ये देखेंगे कि ये पेरिस की शांति संधि के 1919 के प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति पर जो ये संधि हुई, इसमें बहुत सारे राष्ट्र तो थे, लेकिन प्रमुख भूमिका इसमें अमेरिका के विल्सन, इंग्लैंड के लॉर्ड जॉर्ज और फ्रांस के क्लेमेंशो ने निभाई। ये एक अस्थायी संधि साबित हुई। उस समय तो यूरोप ठहर गया, क्योंकि संधि तो संधि थी, लेकिन इसी के गर्भ में द्वितीय महायुद्ध के बीज छुपे थे, क्योंकि जर्मनी उस खून के घूंट को बर्दाश्त नहीं कर सका और उसके ठीक 20 साल बाद द्वितीय महायुद्ध की अगुवाई उसी जर्मनी के नाजीवादी हिटलर ने किया था। धन्यवाद।